चलिए, तो हम लोग सेक्शन 103 पे थे और सेक्शन 103 जो है ये बात करता है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। यानी जब हमें इतना तो पता है कि जो प्राइवेट डिफेंस का राइट होता है वो दो चीजों के लिए होता है, एक तो हमारी बॉडी के लिए या किसी और पर्सन की बॉडी के लिए, या फिर हमारी प्रॉपर्टी या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी के लिए। यानी इतना पता चल गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप्लाइज टू प्रॉपर्टी एज वेल एज बॉडी, बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों पे। अब हमने सेक्शन 100 में ये तो पढ़ लिया था कि बॉडी के लिए प्राइवेट डिफेंस में हम सामने वाले की डेथ कब कर सकते हैं, यानी हमारी बॉडी के प्राइवेट डिफेंस में हम सामने वाले की जान ले सकते हैं। वो सेक्शन 100 में हमने पढ़ा था, जिसमें 7 ऐसे ऑफेंसेस के बारे में बताया था जहां पे हम सामने वाले की डेथ कर सकते हैं। अभी सेक्शन 103 टेल अबाउट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंडिंग टू कॉजिंग डेथ व्हेन द डिफेंस इज exerted in terms of property, in respect of property। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की जान लेने की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ केसेस बताए हैं, टोटल 4 केसेस यहाँ पे बताए हैं, बट इसमें एक चीज लिखी है ऊपर कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन सेक्शन 99। मतलब यहाँ पे भी सेक्शन 99 की जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो अप्लाई होगी, इस चीज को मार्क कर लेना। सेक्शन 99 की जो रेस्ट्रिक्शन है वो दोनों ही केसेस में अप्लाई होती है, सेक्शन 100 में भी, सेक्शन 103 में भी। अब यहाँ पे वो 4 ऑफेंसेस कौन से हैं? देखिए, पहला ऑफेंस जो यहाँ पे मेंशन किया है वो है रॉबरी। दूसरा ऑफेंस जो यहाँ मेंशन किया है वो है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तीसरा है मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल which is used as a human dwelling or for the custody of property। और चौथा है theft, mischief, house trespass under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence। देखो, इसके चारों ऑफेंस बहुत सिंपल, बिल्कुल भी इसमें याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। रॉबरी अगर कोई कर रहा है रात में आके, रात में करे दिन में करे, कभी भी अगर रॉबरी हो रही है तो आप सामने वाले की जान ले सकते हो। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, देखो हाउस ब्रेकिंग का मतलब होता है कि घर तोड़ के उसमें घुसना। अभी हम पढ़ेंगे, ये भी एक ऑफेंस होता है हाउस ब्रेकिंग का। और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट ओनली, मतलब रात के वक्त होगा तो ही सेक्शन 103 अप्लाई होगा। अब आप लोग समझिए कि हाउस ब्रेकिंग क्या। हाउस ब्रेकिंग का मतलब होता है कि हाउस ट्रेसपास करके किसी के घर में घुसना, और किसी ऐसे रास्ते से घुसना जो रास्ता नहीं होता। जैसे कुछ 6 तरह की चीजें होती है इसमें। कोई सुरंग बना के आप किसी के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हो, या कहीं से कुछ तोड़ फोड़ के घर में कुछ छेद वेद करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, यानी किसी भी तरीके से इलीगल तरह से किसी के घर में एंट्री लेना, इस इंटेंशन से कि आप उसके घर में जाके कोई ऑफेंस करने वाले हो, उसको हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं। और अगर रात के वक्त करोगे तो जो इंसान ये कर रहा है आप उसकी जान ले सकते हो। तीसरी चीज, मिसचीफ करना। मिसचीफ करने का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज करना जिससे सामने वाले को तकलीफ हो सकती है। अब यहाँ पे आप मिसचीफ कैसे कर रहे हो, यहाँ पे आप किसी बिल्डिंग, किसी टेंट या किसी वेसल में, जिसे हम एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग यूज करते हैं। ह्यूमन ड्वेलिंग यूज करने का मतलब होता है जो इंसानों के रहने के लिए काम आता हो, या फिर वो इंसानों के सामान की कस्टडी रखने के लिए काम आता हो, इंसानों का सामान रखने के लिए काम आता हो। आप कुछ ऐसा मिसचीफ कर रहे हो जिससे कि आप ऐसी चीज में आग लगा रहे हो। अब आप अगर ऐसी चीज में आग लगाओगे तो जो लोग वहां रहते हैं वो जल जाएंगे, या फिर जो सामान वहां रखा है, जिस सामान की कस्टडी वहां रखी है, वो खराब हो जाएगा। और चौथी चीज, किसी के यहाँ चोरी करना, मिसचीफ करना या हाउस ट्रेसपास करना। और ये तीनों ऐसी परिस्थितियों में करना कि जिस व्यक्ति के साथ आप कर रहे हो उसे ये अप्रहेंशन हो कि आप उसकी जान ले लोगे या आप उसे ग्रीवियस हर्ट कर दोगे। यानी फॉर एग्जाम्पल कि कोई चोर आपके पास आता है चोरी करने के पर्पज से, चोरी करने के इरादे से, और वो आपसे चोरी करते वक्त आपके साथ कुछ ऐसी हरकत करता है, आपके साथ कुछ ऐसा कृत्य करता है जिससे आपको लगे कि वो आपकी जान ले लेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसकी जान ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ लेना कि थेफ्ट
हाउस ट्रेसपास और मिसचीफ में ये सर्कमस्टेंसेस बहुत मैटर करते हैं कि परिस्थिति ऐसी होना चाहिए कि सामने वाला आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन दे, तो आप यहाँ पे उसकी डेथ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस सेक्शन में हमने इतना सीखा कि अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में हम सामने वाले की जान कब ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ कंप्लीट हुई। सेक्शन 104 पे आते हैं। सेक्शन 104 क्या कहता है? When such right extends to causing any harm other than death। जब हमने सेक्शन 100 पढ़ा था, तो उसके बाद 101 आया था। वो 101 में क्या हुआ था कि सेक्शन 100 में तो उनने ये बताया था कि आप जान कब ले सकते हो, प्राइवेट डिफेंस में जान कब ले सकते हो। और सेक्शन 101 में क्या बताया था कि जान कब नहीं ले सकते, मतलब जान लेने के अलावा दूसरा हार्म कब पहुंचा सकते हो। बस वही सेम टू सेम रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ सेक्शन 103 ने बोला कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सामने वाले की जान कब ले सकते हो। अभी सेक्शन 104 बोल रहा है कि जान कब नहीं लेना है, यानी डेथ के अलावा कुछ और हार्म पहुंचा देना। तो इसमें लिखा है कि दिस सेक्शन अप्लाइज इन केसेस वेयर एन इंजुरी अदर देन डेथ इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द ऑफेंडर इन द कोर्स ऑफ हिज कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास by the person exercising the right of private defense। यहां पे आप एक चीज और समझोगे कि यहां पे अगर कोई व्यक्ति आपकी सामान की चोरी करता है, मिसचीफ करने की कोशिश करता है या क्रिमिनल ट्रेसपास करता है वो आपके घर में या आपकी प्रॉपर्टी में, तो आप वहां पे अपनी प्रॉपर्टी के लिए प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। बट शर्त इतनी है कि आप सामने वाले व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे जान लेना है तो यहाँ पे एक और चीज चाहिए, वो क्या कि सामने वाला आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन दे आपकी जान लेने का, तो फिर आप पे सेक्शन 103 अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई व्यक्ति मिसचीफ कर रहा है आपके साथ या आपकी प्रॉपर्टी पे क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, तो आप प्राइवेट डिफेंस तो एक्सरसाइज करोगे, बट सेक्शन 103 का नहीं, 104 का। मतलब हार्म पहुंचा दो उसको, बट उसकी जान नहीं ले सकते, आप उसकी डेथ नहीं कर सकते। तो सेक्शन 104 में बेसिकली ये 3 ऑफेंसेस का जिक्र यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और इसमें भी सेक्शन 99 की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया कि आपको हार्म कितना पहुंचाना है। तो यहाँ पे भी सेक्शन 99 की रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होगी कि हार्म उतना पहुंचाना है जितना प्रोपोर्शनेट हो सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से। चलिए, सेक्शन 104 हो गया। अभी 105 पे आते हैं। अब सेक्शन 105 जो है, देखिए ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस चल रही है ना, ये सेक्शन 100, 101 और 102 जैसी चल रही है। बस फर्क इतना है कि सेक्शन 100 से लेकर 102 तक बॉडी के लिए था, फिर 103 से लेकर 105 तक प्रॉपर्टी के लिए है। अब वहां पर नेक्स्ट सेक्शन क्या था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू कब होगा और कंटिन्यू कब तक करेगा। अभी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि व्हेन दिस राइट विल कमेंस एंड व्हेन एंड टिल व्हाट टाइम दिस राइट विल कंटिन्यू। तो इट इज सिमिलर टू सेक्शन 102, पहली चीज। तो दूसरी चीज की इसके अंदर 5 क्लॉज दिए हुए हैं, टोटल 5 क्लॉज में डिवाइडेड है ये सेक्शन 105। मैं अब बताता हूं कि पांचों सेक्शन क्या, पांचों क्लॉज क्या बोलता है। फर्स्ट क्लॉज, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंसेस व्हेन अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू प्रॉपर्टी कमेंसेस। बड़ी सिंपल सी भाषा में लिखा है कि आपकी प्रॉपर्टी को डेंजर होने का रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको जैसे ही मिलता है, वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। मतलब जब आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी खतरे में है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति आपका सामान चोरी करने की कोशिश करता है, आपकी प्रॉपर्टी चोरी करने की कोशिश करता है, तो उस केस में आपको जैसे ही ये पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति चोरी करना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी के पास आता है, आपको पता चल गया कि चोरी कर रहा है ये, तो आपका प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो गया। अब ये चलेगा कब तक? तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन्ड, द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। चोरी के खिलाफ आपका जो प्राइवेट डिफेंस होता है वो कब तक चलता है? जब तक ऑफेंडर आपकी प्रॉपर्टी को लेकर रिट्रीट हो गया। रिट्रीट होने का मतलब आपकी प्रॉपर्टी चुरा के भाग गया। अब चूंकि वो आपकी प्रॉपर्टी चुरा के भाग गया है तो अब आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो वहां तक कंटिन्यू होगा जब तक वो भाग नहीं जाता है। अगर भाग गया तो राइट खत्म,
उसके बाद असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन्ड। अगर आपको पब्लिक अथॉरिटी का असिस्टेंस मिल गया, यानी कि पुलिस वहां पे आ गई है, तो फिर आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो कंटिन्यू नहीं होगा। और तीसरी चीज, प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। और अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो गई, सपोज करो कि जो चोर आपके घर से चोरी करके भागा था, आपने उसका पीछा किया, देखो अभी तो चोर भाग रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को लेके वो एस्केप हुआ है, पर आपको दिख रहा है नजरों के सामने, तो आप दौड़ दौड़ के उसका पीछा कर रहे हो, क्योंकि अभी तो राइट कंटिन्यू है। जैसे ही वो एस्केप हो जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा, तब आपका राइट खत्म, क्योंकि तब कोई ऑप्शन नहीं पुलिस के पास जाने के अलावा। बट समझो कि वो चोर भागा, तो आपको दिख रहा है भागता हुआ, तो आप उसका पीछा कर रहे हो। अब वो आपसे डर गया और आपकी जो प्रॉपर्टी उसने चोरी की थी ना, वो उसको नीचे फेंक दिया, उसने उसको नीचे पटक दिया ताकि वो अपनी जान बचा ले। उसने अपनी आपकी प्रॉपर्टी नीचे पटक दी और फिर वो भागता गया। अब देखो कि आपको आपकी प्रॉपर्टी मिल चुकी है, आपको आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई मिल चुकी है, पर आपने पता है क्या किया, आपने अपनी प्रॉपर्टी नहीं उठाई, आपने अपना सामान नहीं उठाया, आप उस चोर के पीछे दौड़ते रहे कि इसने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश कैसे की। आप दौड़ रहे हो उसके पीछे। अब चूंकि आप उसके पीछे दौड़े जा रहे हो उसको मारने के लिए, जाओ सपोज करो कि आपने उसको जाके मारा भी, तो यहाँ पे आपने जो किया वो गलत है, क्योंकि अब आपका प्राइवेट डिफेंस बचा ही नहीं था। द मोमेंट यू हैव रिकवर्ड योर प्रॉपर्टी, योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंडेड। आपने आपकी प्रॉपर्टी नीचे से उठाई नहीं, इंटेंशनली आपको प्रॉपर्टी रिकवर होने के बाद भी आप उसके पीछे दौड़ते रहे उसको मारने के लिए, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका बचा ही नहीं था। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना कि प्राइवेट डिफेंस चोरी के मामले में कहां तक कंटिन्यू होता है। थर्ड क्लॉज की बात करते हैं। The right of private defense against robbery continue as long as the offender causes or attempt to cause to any person death or grievous hurt or wrongful restraint, or so long as the fear of instant death or instant hurt or of instant personal restraint continues। अब देखो रॉबरी जो है ना, वो एक थोड़ी अलग चीज होती है। एक होता है चोरी, जिसको हम थेफ्ट बोलते हैं, और एक होता है रॉबरी। ठीक है, बहुत फर्क होता है इन दोनों में। रॉबरी का मतलब होता है लूट, होता तो इसमें भी किसी सामान की चोरी ही है एक तरह से, कोई प्रॉपर्टी या कुछ पर्सन या कोई पैसा वगैरह आपके पास से जाता ही है। बट स्पेशली इसमें एक नई चीज होती है, वो होता है वायलेंस या धमकियां। चोरी करने वाला चुपचाप से चोरी करके ले जाएगा, बट रॉबरी में एक नया एलिमेंट जुड़ जाता है कि सामने वाला इतने हिंसक तरीके से आपसे सामान लेके गया है या धमकियों के साथ सामान लेके गया है, इसको लूट कहा जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट समझना इसका कि क्या अलग होता है इसमें और थेफ्ट में, बहुत फर्क होता है। रॉबरी का मतलब ही पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें वायलेंस वाली चीज आ जाती है। सामने वाला यहाँ पे आपको कई बार रॉन्गफुल तरीके से रेस्ट्रेंट कर देता है, रोक देता है, कई बार आपको इंस्टेंट डेथ की धमकी दे देता है कि देख भाई जान से मार दूंगा, सामान मेरे हवाले कर दे, या फिर आपको इंस्टेंट हर्ट करने की धमकी देता है कि मैं तुझे चाकू से चोट पहुंचा दूंगा, मुझे सामान दे दे, या फिर इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्टोरेंट की कोशिश करता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जब तक तू मुझे सामान नहीं देगा, बंधक बना के रख लिया कि भाई देख ये वाला सामान दे दे फटाफट निकाल के, वरना तेरी जान भी जाएगी और तुझे छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये चीज होती है रॉबरी। अब एलिमेंट जो रॉबरी के होते हैं वही सब यहाँ थर्ड क्लॉज में दिए कि अगर रॉबरी आपके साथ हो रही है, लूट अगर आपके साथ हो रही है, तो आपका जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो कब तक चलेगा, तब जब तक कि ऑफेंडर आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट की धमकी दे रहा है। मतलब जब तक वो सामने वाला व्यक्ति जो क्राइम कर रहा है वो आपको धमकी दे रहा है जान से मारने की, ग्रीवियस हर्ट करने की, या वो आपको रॉन्गफुल तरीके से रेस्ट्रेंट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो आपको इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट की धमकी दे रहा है, या फिर वो आपको इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेंट की धमकी दे रहा है, यानी जब तक वो आप पे ये सब करता रहेगा तब तक आपका रॉबरी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। गॉट इट? बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि ये राइट आपका तब तक चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्लॉज, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ continues so long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief। अब देखो क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ पे भी तो अपने को राइट मिला हुआ था ऊपर सेक्शन 103 में, तो यहाँ पे कब तक कंटिन्यू करे? यहाँ पे कंटिन्यू करेगा जब तक कि वो ऑफेंडर आपकी प्रॉपर्टी पे विराजमान है, जब तक वो ऑफेंडर आपके साथ क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पे क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है, जब तक वो मिसचीफ कर रहा है, तब तक आपके पास ये राइट कंटिन्यू
रहेगा। अब एक ऑफेंस बच गया जो था हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, उसमें आपका राइट कब तक रहेगा? राइट अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज सो लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। वो व्यक्ति घर तोड़ के आपके घर में घुसा होगा, मतलब ट्रेसपास किया होगा, तो जब तक वो व्यक्ति आपके घर में रहेगा तब तक आपके पास ये राइट रहेगा। तो इतनी सी बात है कि जब हाउस ट्रेसपास बाय नाइट होता है तो सो लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास बिगन, और जब तक वो हाउस ट्रेसपास कंटिन्यू होता है तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहने वाला है। बिल्कुल भी इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसी चीज नहीं बची है। सब चीज वेल अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस वाली चीजें आपको ऐसे ही याद रहने वाली है। इसलिए सेक्शन 105 को यहीं पे खत्म करते हैं। हम आते हैं सेक्शन 106, इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है ये। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं। इसमें लिखा है, if in the exercise of the right of private defense against an assault which reasonably cause the apprehension of death, the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extends to the running of that risk। देखो इसमें रिस्क की बात हो रही है, और रिस्क क्या है? देखो पहले तो इसके टर्म समझ लो। असॉल्ट का मतलब होता है हमला, डेडली असॉल्ट का मतलब होता है जानलेवा हमला। तो समझो इस बात को कि आपके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया, आपके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर हमला जानलेवा है तो इसका मतलब कि आपको वहां पे एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होगा कि आपकी जान चली जाएगी, राइट? आपके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका मतलब यही होता है कि आपकी जान जा सकती है, ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन आपको हो रहा है। और सिंपल सी बात है, जब आपको लगता है कि ऐसा हमला आपके ऊपर हुआ है जिसमें आपकी जान जा सकती है, तो क्या यहाँ पे आप अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो मुझे बता दो कौन से सेक्शन वाला प्राइवेट डिफेंस आप यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हो। एक ऐसा जानलेवा हमला आपके ऊपर हुआ है जिसमें आपकी जान जा सकती है, ऐसा एप्रीहेंशन आपको है, आप किस सेक्शन में प्राइवेट डिफेंस 100। एक्सरसाइज कर सकते हो? सेक्शन हाँ 100, जी, यानी कि आप सामने वाले की जान ले सकते हो। ले सकते हो ना, कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं सर, ले बिल्कुल। सकते हैं। बट अब एक चीज समझो, जब आप सेक्शन 100 का अपना ये राइट इस केस में एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो परिस्थिति है, वो ऐसी है कि अगर आपने अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया तो उस प्राइवेट डिफेंस से किसी इनोसेंट पर्सन को भी चोट पहुंच जाएगी। आप यहां पे सेक्शन 100 का राइट एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल करोगे, बिकॉज इट इज योर राइट। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 100 ने आपको राइट दिया है, अपनी बॉडी को बचाने का राइट दिया है, आप उसको एक्सरसाइज करोगे। बट आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर आप उस राइट को एक्सरसाइज करोगे तो किसी इनोसेंट पर्सन को उससे चोट पहुंच जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी इनोसेंट पर्सन को चोट पहुंचने वाली है तो क्या आपका प्राइवेट डिफेंस तब भी रहेगा? तो सेक्शन 106 बोलता है हाँ रहेगा। मतलब जब आप अपना सेक्शन 100 का राइट एक्सरसाइज करते हो और कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि किसी इनोसेंट पर्सन को चोट पहुंचेगी, तो आपका जो प्राइवेट डिफेंस है वो उस इनोसेंट पर्सन की जान के भी ऊपर से निकल जाता है। मतलब कि आप उस इनोसेंट पर्सन को चोट पहुंचा सकते हो। इंटेंशनली मत पहुंचाना, परिस्थिति ऐसी होना चाहिए कि उसको चोट पहुंच जाएगी आपके प्राइवेट डिफेंस के कारण, तो वो चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 106 में आप उसके लिए प्रोटेक्टेड हो जाओगे। बट एक चीज समझना कि इस सेक्शन को आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 100 के साथ ही कंपेयर करना है। इस सेक्शन को आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 100 के साथ ही रीड करना है, आप किसी और सेक्शन में काम मत करना। और सेक्शन 100 में क्यों रीड करवा रहा हूं मैं, उसका भी एक रीजन है कि डेडली असॉल्ट पे प्राइवेट डिफेंस आपको सिर्फ सेक्शन 100 पे मिलता है बस, इसीलिए इस सेक्शन को सेक्शन 100 के साथ रीड करना होता है। और किसी इनोसेंट पर्सन को अगर आपके प्राइवेट डिफेंस के कारण चोट पहुंच जाती है तो दैट इज एक्सक्यूजेबल अंडर दिस सेक्शन। तो उसमें आपको इस सेक्शन के अंदर एक्सक्यूज मिल जाएगा। इसमें इलस्ट्रेशन दिया है कि ए के ऊपर भीड़ ने हमला कर दिया है, वो भीड़ ए का मर्डर करना चाहती थी, इसलिए उसने ए पे हमला कर दिया। अब ए का मर्डर हो रहा है, उसको रीजनेबल एप्रीहेंशन है अपनी जान जाने का, तो वो अपनी जान बचाएगा। अपनी जान बचाने के लिए उसके पास बंदूक है और वो उस भीड़ पे गोली चलाना चाहता है। जब वो भीड़ पे गोली चला रहा है तो वहां पे बहुत सारे यंग बच्चे भी हैं।
अगर वो भीड़ पे गोली चलाएगा तो हो सकता है कि किसी यंग बच्चे को उसकी गोली लग जाए, बट उसको चूंकि अपना सेक्शन 100 का राइट एक्सरसाइज करना है तो वो भीड़ पे गोली चला देता है। अब जब वो भीड़ पे गोली चलाता है तो भीड़ में जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को गोली लग जाती है। यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। चलिए, ये चीज यही खत्म हो जाती है। ये जो सेक्शन 106 था ये भी यही खत्म हो जाता है, और ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे ये भी यही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद एक नया चैप्टर आता है, चैप्टर 5, जिसको हम कहते हैं अबेटमेंट। अब हम अबेटमेंट पे मूव करें उसके पहले एक छोटा सा ओरल टेस्ट हो जाए, फटाफट वाला। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर दोगे। जितना पढ़ा है अभी तक सेक्शन 106 तक उतने में से पूछूंगा, तो कोशिश कीजिएगा कि सब लोग जवाब दे पाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। पनिशमेंट का चैप्टर कौन सा है? विच चैप्टर ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट? Chapter 3. Chapter 3. How many types of punishment are provided in IPC? 5. सर वैसे तो 6 है, लेकिन सेकंड टाइप की सॉरी थर्ड टाइप की जो पनिशमेंट है वो ओमिट कर दी गई है, तो टोटल 5। टोटल 5 है, बट अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना अब की बार, तो उसमें ऑप्शन 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, आप 5 ही करके आना, ठीक है। क्योंकि टर्म्स अगर सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग देखोगे तो 6th नंबर पे दिया हुआ है, बट वो टोटल 5 ही है, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद ये बताइए कि जो कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस होता है उसका क्या मतलब होता है, और कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है आईपीसी? Section 54 tells about this provision, and sir कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जो डेथ की सेंटेंस है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से बिना या तो ऑफेंडर मतलब बिना ऑफेंडर की कंसेंट के उसको किसी अलग पनिशमेंट के अंदर कम्यूट कर सकती है, मतलब बदल सकती है जो भी इस कोड के अंदर है। ओके, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, एक टर्म यूज होता है आईपीसी के अंदर कि इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस मिलेंगे जहां पे इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, ये फ्रेज आपको दिखाई देगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? या तो सर वो सिंपल देगा या फिर रिग्रेस दे सकता है। या तो सिंपल या तो रिग्रेस। यस सर। अच्छा, और कोई जवाब इसके अलावा? क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे पिनल प्रोविजंस मिलेंगे आईपीसी के जिसमें पनिशमेंट की जगह पे आपको ये फ्रेज दिखाई देगा, imprisonment which may be of either description। ये फ्रेज आपको दिखाई देगा, imprisonment which may be of either description। इसका क्या मतलब होता है? इस फ्रेज का मतलब क्या होता है? सर मतलब कि it's like for example if someone has committed theft and the court has ordered 3 years of imprisonment, तो that one will be the description। मतलब कोर्ट ने ऑर्डर किया है जो टर्म ऑफ imprisonment के लिए प्रेस्क्राइब किया है। चलिए मैं बताता हूं। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि वो जो सजा होगी वो कैसी होगी। सजा का डिस्क्रिप्शन मतलब कि वो सजा रिग्रेस होगी या वो सिंपल हो, ठीक है। प्रीत, आपने जवाब सही दिया था कि वो या तो सिंपल हो सकती है या तो रिग्रेस हो सकती है, बट ये जवाब इनकम्प्लीट है अभी। और क्यों इनकम्प्लीट है उसका रीजन बताता हूं मैं, एक बार आप लोग सब सेक्शन 60 पढ़िएगा। अगर आपको इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन लिखा है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि या तो पूरी सजा सिंपल हो या पूरी रिग्रेस हो। यहाँ पे पार्टली सिंपल और पार्टली रिग्रेस भी हो सकती है। ये एक तीसरी चीज भी इसके अंदर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि या तो पूरी की पूरी सिंपल करना पड़ेगी या पूरी की पूरी रिग्रेस करना पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी दोनों भी हो सकती है। सेक्शन 60 में इस चीज का जिक्र किया है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइन विच द कोर्ट
may put forward when no sum is expressed for any offense. जब किसी ऑफेंस कितना के भी कर लिए कोई सकती है, फाइन का, लेकिन वो सर वो कितना भी कर सकती है, अनलिमिटेड तक अनलिमिटेड कर सकती है, लेकिन है ना सर वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू Excessive द नहीं। ऑफेंस कमिटेड। यस, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी कभी किसी ऑफेंस में फाइन का अमाउंट नहीं बताया होता है आईपीसी ने, तो उस केस में कोर्ट अनलिमिटेड अमाउंट का फाइन लगा सकती है, बट वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट। चलिए, अगर फाइन सामने वाला पे नहीं करता है तो क्या होगा? अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो सर अगर फाइन पे नहीं करेगा तो सर फिर उसे इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, जेल कर दिया सेक्शन जाएगा। कौन सा है इसका, कहाँ लिखा है सर? सर इस सर सेक्शन तो याद नहीं है। किसी और को सेक्शन याद है? सेक्शन 67 ओनली फाइन है तो 67 67 ओनली फाइन अगर है तो 67 करेक्ट। जी। बट अगर जनरल ऑफेंसेस है, ओनली फाइन नहीं है, उसमें इम्प्रिजनमेंट वगैरह भी है, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन? 64 64। चलिए, आप सब सही है, सेक्शन 64 में दिया है ये। आप बताइए कि उसमें क्या हो सकता है, जो सेंटेंस है वो कितना कितना हो सकता है, किन मैक्सिमम हिसाब से? लिमिट है उसकी 65, लिमिट दे रखी 65 में 1/4 की। और अगर फाइन का पूछा है 67 में तो 1 से 50 रुपए तो 2 महीने की, 50 से ज्यादा है 100 तक है तो 4 महीने की, और 100 से ज्यादा है तो 6 महीने की। बिल्कुल करेक्ट। चलिए, ये भी ठीक है। अच्छा, एक और सवाल कि जब कभी आपको ये पेमेंट ऑफ फाइन का बोला जाता है और आप इस पेमेंट के लिए डिफॉल्ट कर देते हो, आप पेमेंट नहीं देते हो, तो आपको इसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। तो क्या ये जो इम्प्रिजनमेंट हुआ है, इस इम्प्रिजनमेंट से आप अपनी फाइन वाली लायबिलिटी से फ्री हो जाते हो? नो सर। सर नहीं होते। डिपेंड करता है ना एक्चुअली, सिचुएशन टू सिचुएशन। मतलब ऐसा कैसे? मतलब कि सर इम्प्रिजनमेंट तो होगा, बट विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ दिस फीस, सॉरी फाइन। नहीं, मेरा ऐसा क्वेश्चन था कि आपको सपोज करो कि इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है और आपको उसमें फाइन का भी बोला है पे करने का, तो इम्प्रिजनमेंट तो आप जेल में जाके भुगत ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो फाइन आपके ऊपर लगाया है वो फाइन भी आप पे नहीं कर पाए, तो अब चूंकि आप फाइन पे नहीं कर पाए तो आपको उस फाइन के बदले में भी एक्स्ट्रा इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। चूंकि आप फाइन नहीं दे पाए इसलिए आपको उसके लिए भी इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, तो आपने उसके लिए भी इम्प्रिजनमेंट भुगत लिया। तो फाइन के कारण जो इम्प्रिजनमेंट आपने भुगता है, आप रह के आ गए जेल में उसके लिए भी, तो मेरा सवाल ये है कि जो आपका फाइन की लायबिलिटी है क्या वो खत्म हो जाएगी? नो सर, सर आई थिंक नहीं जितना इम्प्रिजनमेंट नहीं है ना सर, सर वो बस एक पेनल्टी होती है सर। यस सर, 1/4 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट शायद। जो कि आपके ऑफेंस के 1/4 के बराबर हो सकती है। बट इस चीज को याद रखिएगा, मैंने बड़े स्पेसिफिकली इसको बताया था, दैट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पनिशमेंट, दैट इज जस्ट अ पेनल्टी। ये सिर्फ एक पेनल्टी होती है और ये पेनल्टी आपको किसी भी तरह से अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करती है। ठीक है, अब अगर ये डिस्चार्ज नहीं करती है तो जो कोर्ट है वो आपसे ये फाइन जो है, जो अमाउंट कोर्ट को आपसे लेना होता है, वो कब रिकवर कर सकती है और इसका पीनल प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है? 70, सेक्शन 70। सेक्शन 70 में दिया है। क्या रिकवरी के बारे में बताया है उधर? क्या रिकवरी हो सकती है, कैसे हो सकती है, कब हो सकती है? विदिन 6 ईयर। अगर जो विद इन 6 ईयर हर केस में? नहीं सारे केस में। सर मैं बोल लूं? प्रीत, हाँ प्रीत आप बोलो। हाँ सर, इसके अंदर ये अगर सर जो सेंटेंस है सर, अगर सेंटेंस सर बोलूं क्या? हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर अगर जो सेंटेंस है सर, अगर सेंटेंस 6 साल से ज्यादा तक की है तो सर वो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब जब तक उस सेंटेंस का टाइम है सर तब तक कर सकते हैं। और अगर सर 6 साल से कम की है सर, एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया, अगर 6 साल तक या 6 साल से ज्यादा की है तो वो 6 साल तक कर सकते हैं। और अगर 6 साल से कम की है तो सर जितना उसकी सेंटेंस की ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के अंदर रिकवर कर सकते हैं।
अच्छा, अ, एक सेकंड, मैं आपको करेक्ट करता हूँ इसमें। आप पहले सही बोल रहे थे, बाद में आपने उल्टा बोल दिया। इसका ये है कि नॉर्मल केसेस में जो आपके फाइन की रिकवरी है वो आपकी सेंटेंस होने के 6 साल बाद तक चल सकती, मतलब 6 साल तक चल सकती है। यानी जिस दिन आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ, पासिंग का सेंटेंस, आपको सेंटेंस पासिंग जिस दिन हुई है, तब से 6 ईयर के अंदर आपसे फाइन रिकवर किया जा सकता है। मतलब 6 ईयर का एक क्राइटेरिया यहाँ पे बना हुआ है। ये किसी भी ऑफेंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, किसी भी ऑफेंस के लिए। लेकिन ऐसे ऑफेंसेस जिसमें सजा ही 6 साल से ज्यादा की होती है, ऐसे ऑफेंसेस जिसमें सजा ही 6 साल से ज्यादा की होती है, उस केस में जो आपका फाइन है वो आपकी सजा के टाइम पीरियड तक रिकवर किया जा सकता है। समझे? यानी सजा कम है तो भी 6 साल तक रिकवरी की जा सकती है। अगर सजा 3 साल की है तो भी 6 साल के अंदर रिकवरी की जा सकती है। बट अगर सजा ही 6 साल से लंबी चल रही है तो उस केस में जब तक सजा चल रही है तब तक आपकी रिकवरी की जा सकती है। ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया, मतलब मैक्सिमम लिमिट 6 साल है, बट एक्सेप्शन है ये इस चीज का कि सजा जब 6 से ज्यादा हो तब वो जो आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो सजा के साथ साथ चलते जाता है, ठीक है। एक और चीज, जिस व्यक्ति से ये रिकवरी करना थी, अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? विल ही बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी? नो। No, sir. नो। अंडर विच सेक्शन दिस प्रोविजन इज गिवन? 70। सेक्शन 70 में ही दिया है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द स्केल ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? कोई मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की स्केल बताएगा? अगर जो उसकी उसकी इम्प्रिजनमेंट है, अगर वो 6 महीने तक की है तो सर उसे 1 महीने तक के लिए, मतलब नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 महीने तक के लिए रखा जा सकता है। सर अगर 6 महीने से लेके 1 साल तक की है तो सर उसे 2 महीने तक के लिए रखा जा सकता है। और अगर 1 साल से ज्यादा बेशक कितने की भी हो तो सर उसे 3 महीने तक के लिए रखा जा सकता है। अच्छा, ये क्या है? ये एक साथ रख देंगे कि 3 महीने के लिए सर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पहुंचा दो? नहीं सर, तो एक उसमें भी साथ कुछ, नहीं रख सकते। यस सर, एक साथ नहीं रख सकते सर। फिर इसके अंदर ये हो रहा है कि अगर उसकी जो, मतलब सर बोलना नहीं आ रहा मेरे को। ये सेक्शन 74 जो है ना, ये बहुत दिमाग घुमाने वाला सेक्शन है। इसको एकदम जिस तरह से मैंने नोट्स में लिख के दिया था ना शॉर्ट फॉर्म में, एकदम उस तरीके से याद करना। डायरेक्ट से याद करोगे तो याद नहीं होगा। सर इसके अंदर ये है कि 14 दिन तक के लिए मैक्सिमम एक बार के अंदर रख सकते हैं, और जितने दिन के लिए हम उसे सॉलिटरी कंफाइनमेंट के अंदर रखेंगे ना, तो सर बीच में उतनी ड्यूरेशन के लिए ही उसे फिर से नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट के लिए रखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने उसे 8 दिन के लिए सॉलिटरी कन्फाइन किया है तो पहले उसे 8 दिन के लिए नॉर्मल जेल के अंदर लेके जाएंगे, और फिर वो 8 दिन जब पूरे हो जाएंगे तब उसके बाद हम उसको दोबारा से सॉलिटरी कन्फाइन कर सकते हैं। लेकिन मतलब कि अगर उसकी 8 दिन, मतलब 8 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, फिर 8 दिन का गैप, फिर उसको मतलब वहां से 8 बाहर दिन का निकाल दो। सर 8 दिन का होना ही चाहिए गैप बीच में, उससे हाँ, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। और सर फिर उसके बाद ये है सर इसके अंदर कि अगर उसे सिर्फ 1 महीने तक की वो हुई है, मतलब 1 महीने तक की कंफाइनमेंट, सॉलिटरी कंफाइनमेंट के लिए अगर हम उसे रख रहे हैं तो सर हम उसे 7 डेज की ड्यूरेशन के ऊपर वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए करेक्ट है ये तो। इनहेंस्ड पनिशमेंट के प्रोविजन कौन कौन से चैप्टर पे अप्लाई होते हैं? अच्छा, एक काम करो, पहले रिजॉइन कर लो वरना आंसर उधर रह जाएगा, मीटिंग एंड हो जाएगी। पहले रिजॉइन कर लो सब लोग, फिर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, है ना।